नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 22 जनवरी को आई जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 31। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि एंटीजन किट के 738 व RT-PCR के 483 लोगों की सैंपलिंग करके जांच किया गया, लेकिन कोरोना पॉजिटिव कोई भी नहीं मिला। सीएमओ ने बताया कि इस तरह जिले में अब तक कुल 5,980 पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें से 31 मरीज सक्रिय बचे हैं। 5,883 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 96 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विद्युत कर्मचारियों ने सिधारी स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर 15 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ विद्युत कर्मचारियों के 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी ध्यानाकर्षण आंदोलन कर रहा है। इसी क्रम में सिधारी स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय पर संघ के पूर्वांचल महामंत्री सूर्य पांडे के नेतृत्व में विद्युत कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर ध्यानाकर्षण धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए सूर्य पांडे ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, संविदा कर्मचारियों को समान कार्य हेतु समान वेतन सहित कुल 15 मांगों को लेकर आज ध्यानाकर्षण धरना किया जा रहा है। सिरसा ऊर्जा निगम प्रबंधक को 15 सूत्री मांगों से अवगत करा दिया गया है। धरना के अंत में कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता को 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त किया। इस मौके पर संघ के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालयों पर हमारे उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है और उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। हमारी 15 सूत्री ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे संविदा कर्मियों को तेलंगाना सरकार की तरह से तेलंगाना के तर्ज पर यहाँ भी संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। ऐसे ही हमारे 15 सूत्री समस्याएं हैं जिनके समाधान की मांग को लेकर के आज का हम ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं। और धरना देने के बाद हम लोगों ने मुख्य अभियंता महोदय को 15 सूत्री समस्याओं के समाधान की मांग संबंधी ज्ञापन अध्यक्ष पावर कारपोरेशन के नाम संबोधित मुख्य अभियंता महोदय को दे दिया गया है। आजमगढ़ जिले में स्कूलों को खोले जाने की मांग को लेकर वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय ज्ञापन लेकर पहुंचे वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संगठन के पदाधिकारी अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि कोरोना काल में सभी छोटी बड़ी संस्थाओं को खोल दिया गया, लेकिन अभी तक प्राइवेट विद्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अब बच्चे और अभिभावक भी पूछने लगे हैं कि आखिर कब तक विद्यालय खुलेगा। जहाँ तक ऑनलाइन क्लास की बात थी तो उसमें कम बच्चों ने ही भाग लिया। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि बच्चों का भौतिक सत्यापन और ओरल परीक्षा लेकर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सके। कोरोना काल में जो बंदियां सारी संस्थाएं खुल गई और सब कुछ खुल गया, लेकिन केवल बच्चों के साथ जो है ये दुर्व्यवहार हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अभिभावक भी परेशान हैं और तमाम फोन अभिभावक के भी और बच्चों का आ रहा है कि गणतंत्र दिवस है, हम लोग स्कूल तक कब तक जाएंगे, ये सब प्रॉब्लम बन रही है। और जैसा कि ऑनलाइन के लिए रखा गया था, तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चे तो भागीदारी नहीं लिए, 20-25% भागीदारी लिए हैं। उसके हिसाब से परीक्षाएं भी की गई तो मात्र 20% बच्चे आए। अगर अभी 3 महीने इधर टाइम था, अगर इधर स्कूल जनवरी माह से अगर सरकार ध्यान दी होती तो निश्चित रूप से 3 महीने में उनके हम बहुत ही सत्यापन करके और उनका ओरल पेपर लेकर के और उनको हम अगली क्लास के लिए प्रमोट कर सकते हैं। और जो जिस पर सरकार का ध्यान
आजमगढ़ कलेक्टर चौराहे पर महाराणा प्रताप सेना ने तांडव वेब सीरीज के कलाकारों का पुतला दहन कर जमकर की नारेबाजी। इस दौरान महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज के पोस्टर को भी जलाया। महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि तांडव वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कुचक्र रचा जा रहा है। देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हमारी सेना प्रबल विरोध करती है। हम अपने देवी देवताओं को आदर्श मानकर पूजा पाठ करते हैं, किंतु तांडव वेब सीरीज के माध्यम से उन्हें अमर्यादित टिप्पणी कर देवी देवताओं का अपमान करना हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही इस षड्यंत्र को जिसे जानबूझकर सृजित किया जा रहा है उसे कतई सफल नहीं होने देंगे। संगठन महाराणा प्रताप सेना इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि जो भी दोषी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह का कृत्य दोबारा ना हो। हम लोग जो है तांडव वेब सीरीज के खिलाफ जो कलाकारों का पुतला दहन किए हैं, जिन्होंने हमारे हिंदू संस्कृति के खिलाफ, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ और समाज के बांटने का काम किया, साजिश के साथ हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य किया है, उसके लिए हमने पुतला दहन किया है। और सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कोई इस तरह की पुनरावृत्ति जो है न कर सके और हमारे हिंदू धर्म के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम इसी तरह से संघर्ष करेंगे, सरकार को विवश कर देंगे कि हम जो हमारी मांगें को माने जो है, ताकि कोई हमारे धर्म के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई न करे। आजमगढ़ जिले के पूरा राम जी गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर बीएलओ के साथ मिलकर 409 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का लगाया आरोप, किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फूलपुर तहसील क्षेत्र के पूरा राम जी गांव निवासी रामधारी ने बताया कि ग्राम प्रधान बीएलओ को धमकी देकर गांव के 409 लोगों को मृत दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि निवर्तमान ग्राम प्रधान पर पिछड़ी जाति का होकर अनुसूचित जाति का लाभ ले रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि निवर्तमान ग्राम प्रधान खुद अपना पत्नी व परिवार के एक अन्य सदस्य का जो जॉब कार्ड बना है वह अनुसूचित कोटे से बना है। इस पर कार्य दिखाकर सरकारी धन का भुगतान भी किया गया है। पूरा राम जी गांव में 72 आवासों में से 40 आवास अपात्रों को दे दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी भी आवास के निर्माण के लिए अभी तक नींव नहीं खोदी गई है, खेतों का समतलीकरण नहीं हुआ है, लेकिन इसके मद में भुगतान हो गया है। ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। मेरे ग्राम सभा में प्रधान द्वारा बीएलओ को धमकी देकर के 409 लोगों को मृतक घोषित करके नाम कटवा दिया गया। उसके बाद जो है उसके खिलाफ एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग गए। उसके बाद एसडीएम साहब ने कहा कि ठीक है, कार्रवाई होगी। बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रधान को एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, जबकि उस ग्राम सभा की इतना अनियमित ढंग से वह पैसा धनुकाही अधिकारीगण ब्लॉक के और प्रधान द्वारा की जा रही है कि बिना कार्य कराए वो पैसा निकाल लिया जा रहा है। अपने पिता के नाम से प्रधान हरिश्चंद्र यादव द्वारा आवास लिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने को एससी बन करके जॉब कार्ड मनरेगा से पैसा निकाला गया, जो कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि अपने पत्नी को जॉब कार्ड बनवाए हैं एससी बन करके, उसको भी पैसा निकाल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये अधिकारीगण फर्जी जो है कि पैसा निकाल रहे हैं, बिना काम कराए, बिना खड़ंजा लगाए, बिना हैंडपम्प मरम्मत कराए। कम से कम 60-70 लाखों का गमन हुआ है ब्लॉक के अधिकारी और प्रधान को मिल करके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई। कम से कम 10-12 अधिकारीगण जाते हैं, कितनी मिली भगत करके, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। मैं यही चाहता हूं कि उनके खिलाफ, प्रधान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। आजमगढ़ जिले के मसोना गांव निवासी पीड़ित परिवार ने दहेज उत्पीड़न के मामले में झूठा फंसाने का भाई की पत्नी पर लगाया आरोप, डीएम से लगाई न्याय की गुहार। जिलाधिकारी कार्यालय जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के मसोना गांव निवासी रंजय गौड़ अपने पूरे परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। उसने बताया कि उसके भाई की शादी 11 जून 2019 को मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र निवासी एक लड़की के साथ हुआ। 3 महीने तो सब कुछ ठीक चला, उसके बाद लड़की कहीं चली गई, जिसको भगाने में उसके मामा का हाथ है। जाने के बाद परिवार के लोगों को दहेज उत्पीड़न के मामले में फंसा दिया। तब से लेकर आज तक वह न्याय के लिए सभी अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। आए दिन पुलिस वाले परेशान करते रहते हैं। पीड़ित ने डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कराकर उसके परिवार को न्याय दिलाया जाए। हमारा
यही समस्या है कि हमारा सुनवाई सर कहीं से हो नहीं पा रहा। मामला क्या है? मामला यह है कि हमारे भाई का शादी हुआ था और लड़की भक्ति रहती थी, और तो जो है कि भगाने वाला जो है मामा और माया दोनों मिल करके जो थोड़ा बच्चिलन के हिसाब के तरीके के लोग परिवार मिल गया, और उस चीज़ को हम लोग समझने में थोड़ा देर की है। वो सज़ा हम आज ये भुगत रहे हैं। अच्छा, कब का मामला है, कब से आप दौड़ रहे हैं? ये 11/6/2019 को शादी हुआ था और 3 महीने ठीक रहने के बाद ये तमाशा शुरू हो गया। तब से आज तक दौड़ रहे हैं? जब तक आज से दौड़ रहे हैं, थाना से लेकर कोतवाली से लेकर के जो है कि एसपी से, डीएम से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री तक हर जगह से लेटर इतना मोटा है हमारे पास, 1.5 साल होने वाला है। इतना जो है कि हमने परेशान होकर के आज जो है कि जिला अधिकारी के हम आए हैं कि हमको न्याय मिले, जांच हो, कि हमारा जो है कि जो लगाए हैं कलंक। आजमगढ़ जिले के बरोही गांव निवासी शख्स ने डॉक्टर के रिश्तेदार पर सुलह कराने के लिए धमकी देने का लगाया आरोप। पीड़ित ने डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बरोही गांव निवासी शिव कुमार ने बताया कि बीते 26 दिसंबर को वह अपनी बहू को आंत में लैट्रिन फंस जाने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर के एक रिश्तेदार ने ऑपरेशन कराने के नाम पर उससे 35,000 रुपये ले लिया। ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद उसकी बहू की मौत हो गई। इस पर उसने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पर लापरवाही व उसके रिश्तेदार पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए मुकामी थाने पर शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब डॉक्टर का रिश्तेदार सुलह कराने के लिए धमकी दे रहा है और पुलिस भी उसे हड़का रही है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। जी, हम इसलिए आए कि हम अपने बहू को जिला चिकित्सालय में भर्ती किए थे, जिसमें आंत का ऑपरेशन हुआ था। आंत का ऑपरेशन को देख रहे थे संतोष गुप्ता सर। संतोष गुप्ता के एक मौसी का लड़का था उसमें। उसने बोला कि मुझे 35,000 रुपया दे दो सर, मैं तुम्हारे बहू को अच्छी तरह देखभाल करूंगा। देखभाल करने के बाद फिर 3-4 दिन के बाद हमारी बहू की मौत हो गई सर। मैंने इसकी सूचना बिलरियागंज थाने को दिया। बिलरियागंज के थाने पे गया सर, मेरी कोई सुनवाई वहाँ पर नहीं हुई। और क्या नाम है कि जो मैंने घर पे पहुँचा तो ये धमकी दे रहा है क्या नाम है उसका, भूपेंद्र गुप्ता सर। भूपेंद्र गुप्ता कह रहा है कि सुलह समझौता कर लो, लेकिन तुम्हें हम पुलिस के हवाले करवा के तुम्हें जेल भेजवा देंगे सर। कल पुलिस भी गई थी, हमको यही डरवा रही थी, हड़कम मचा रही थी सर। इसीलिए मैंने जो है आपके यहाँ आकर न्याय की गुहार लगा रहा हूँ सर। मुझे आजमगढ़ सदर एसडीएम ने अभियान चलाकर शहर के रैदोपुर से कलेक्ट्रेट तक अतिक्रमण को हटवाया, मचा हड़कंप। बता दें कि सदर तहसील एसडीएम गौरव कुमार के नेतृत्व में शहर के तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। इस बार एसडीएम ने शहर के रैदोपुर से कलेक्ट्रेट एरिया को चिन्हित कर अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। एसडीएम ने इससे पहले ही सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया था कि जो दुकानदार अपनी दुकान के सामने आगे बढ़कर अतिक्रमण किए हैं वे स्वयं ही हटा लें, अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा हटवाया जाएगा तो नुकसान के जिम्मेदार स्वयं दुकानदार होंगे। इसके बावजूद बहुत से दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद एसडीएम सदर गौरव कुमार व सीओ सिटी राजेश कुमार ने शहर के रैदोपुर मोहल्ले से कलेक्ट्रेट एरिया तक जहां भी अतिक्रमण मिला उसे जेसीबी लगवाकर हटवा दिया। बहुत से दुकानदार अवैध कब्जा करके भी अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़कर बनवा लिए थे, उसे भी गिरवा दिया गया। कार्रवाई के दौरान एक तरफ हड़कंप की स्थिति बनी रही तो वहीं दूसरी तरफ लोग एसडीएम से गुहार लगाते भी नजर आए, लेकिन किसी की नहीं चली और अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटवा दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी की बैठक में डीएम ने डीआईओएस को कोष बढ़ाने का दिया निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के वार्षिक आय व्यय,
विद्यालयों से रेड क्रॉस शुल्क प्राप्त करने, शीतलहर में निर्धन पात्र व्यक्तियों में कंबल वितरण कराने व रक्तदान शिविर आयोजित कराने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के कोष को बढ़ाने के लिए DIOS को निर्देश दिए कि सरकारी एवं एडेड विद्यालयों से रेड क्रॉस शुल्क जमा कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उन्होंने CMO को निर्देश दिए कि IMA के अध्यक्ष से समन्वय स्थापित कर प्राइवेट नर्सिंग होम से भी रेड क्रॉस सोसाइटी के कोष में अंशदान जमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिलाधिकारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंध समिति को निर्देश दिए कि शीतलहर को देखते हुए निर्धन पात्र व्यक्तियों को 1000 कंबल वितरण कराएं एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन करें। बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव द्वारा बताया गया कि सरकारी विद्यालयों एवं एडेड विद्यालयों से कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं से रेड क्रॉस शुल्क जो प्राप्त होता है उसका 50% रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रबंध समिति को प्राप्त होता है। उसमें से 30% धनराशि राज्य शाखा को भेजा जाता है। से 70% धनराशि को निर्धन पात्र व्यक्तियों, कैंसर पीड़ित मरीजों आदि अन्य सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। आजमगढ़ शहर में पार्किंग की व्यवस्था किए जाने की मांग को लेकर प्रयास सामाजिक संगठन ने सौंपा DM को पत्रक। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच प्रयास सामाजिक संगठन ने ज्ञापन सौंप। संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि शहर में आने जाने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके सापेक्ष शहर में कहीं भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वाहन स्वामियों को और चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग न होने से शहर में आए दिन लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता है। शहर में रोड के किनारे खड़ी बाइकों और 4 पहिया वाहनों का चालान भी किया जा रहा है। जिला प्रशासन पार्किंग की व्यवस्था तो कर नहीं रहा, उल्टा छोटे छोटे दुकानदारों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। प्रयास सामाजिक संगठन ने जिलाधिकारी को पत्रक सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द शहर में पार्किंग की व्यवस्था की जाए। प्रयास सामाजिक संगठन के साथियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि नगर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इतने बड़े शहर में गाड़ियों का रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तमाम गाड़ियां जो है सड़क के किनारे व्यवस्था न होने के कारण पार्किंग की सड़क के किनारे लोग खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम की भी समस्या आए दिन बनी रहती है। प्रशासन की निगाह इस तरफ नहीं जा रही है और जो अस्थायी उपाय है उसको ना करके तमाम छोटे छोटे गुमटियों में ठेले पर रोजगार करने वाली अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। आज इसी संबंध में प्रयास के साथियों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि नगर में पार्किंग की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए ताकि लोग अपनी गाड़ियां को खड़ा कर सकें। आखिरकार आजमगढ़ जिले में सपा मुखिया अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में भव्य समाजवादी पार्टी का कार्यालय बनने के लिए जमीन की रजिस्ट्री हो गई। 12 विक्रेताओं से 10 क्रेताओं ने भूमि को खरीदा। इसके लिए सिधारी स्थित निबंधन कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की राजनीति को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व CM अखिलेश यादव आजमगढ़ को ही अपना केंद्र बना रहे हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने अनवरगंज में किसानों से 2 बीघा जमीन रजिस्ट्री कराई है। भूमि पूजन के लिए अखिलेश यादव जल्द अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे। बता दें कि आजमगढ़ लखनऊ मुख्य मार्ग पर शहर से सटे अनवरगंज के महाराजपुर में 38 बिस्सा 16 कड़ी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और गोपालपुर विधायक नफीस अहमद के नेतृत्व में 12 किसानों से 6.5 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी गई। हाईकमान के निर्देश पर जिले के 10 बड़े सपा नेताओं को इस बैनामे के लिए अधिकृत किया गया था। सिधारे स्थित रजिस्ट्री कार्यालय पर सब रजिस्ट्रार सौरभ राय की मौजूदगी में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की गई। सब रजिस्ट्रार सौरभ राय ने बताया कि इसके लिए 45.90 लाख रुपए का ई-स्टाम्प लगाया गया, जबकि लगभग 6.5 लाख का अतिरिक्त निबंधन शुल्क का भी ई-भुगतान कराया गया, जिससे इस वित्तीय वर्ष का सबसे बड़ा राजस्व फायदा हुआ है। आजमगढ़ की तारीख के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि गरीब, किसान, नौजवान, पिछड़े, दलितों, मुसलमानों के रहनुमा, हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के सांसद भी हैं और आज वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय बनने जा रहा है, जिससे यहाँ की जो पूर्वांचल की लड़ाई है, जो यहाँ गरीब, किसान, नौजवानों की लड़ाई है, उसको एक धार मिलेगी
और एक बड़ा संदेश जाएगा पूरे पूर्वांचल के लिए। कहा यह जा रहा है कि इसमें 5,000 से ज़्यादा क्षमता के बैठने के लिए रहेगा, कि पूरे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं के लिए ये बनाया जा रहा है। बगल में मोदी जी से हैं और योगी जी से सेंटर में आजमगढ़ रहेगा। देखिए, हमारा तो किसी से कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे नेता का काम बोलता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया, मेट्रो ट्रेन का, एक्सप्रेसवे का, कैंसर इंस्टीट्यूट, लैपटॉप, सड़कों का पूरा जाल, आज तक उसकी कोई काट कोई नेता ढूंढ नहीं पाया उत्तर प्रदेश के अंदर। और ख़ास तौर से जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे चलकर अपनी नेम प्लेट लगाकर वो अपना नाम कर रहे हैं, इसलिए कोई तुलना ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो काम होने जा रहा है ये एक मील का पत्थर होगा आजमगढ़ के लिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की तरफ से ज़मीन क्रय की गई है और जिसमें पार्टी ने 10 लोगों को अधिकृत किया था और ज़मीन क्रय की गई है। नियमानुसार सरकार को इसमें लगभग 45,90,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है और 6,55,800 रुपये की सरकारी निबंधन शुल्क भी प्राप्त हुआ है और नियमानुसार पंजीकरण की कार्रवाई की गई है। सर, कितने विक्रेता थे और कितनी जमीन लिखी गई? लगभग 12 विक्रेता थे और 10 अधिकृत क्रेता थे जो पार्टी की तरफ से अधिकृत किए गए थे और नियमानुसार पंजीकरण की कार्रवाई की गई है और इसमें सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ है और ये हमारे इस वित्तीय वर्ष की सबसे बड़ी रजिस्ट्री भी है। सोठौली ग्राम निवासी शख्स ने कहा, बिजली कनेक्शन लिया ही नहीं, विभाग ने थमा दिया 1,70,000 रुपये का बिजली का बिल। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सोठौली ग्राम के एक शख्स ने कहा है कि उन्होंने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है, बावजूद इसके बिजली विभाग ने उन्हें 1,70,000 रुपये का बिल भेजा है, जिससे वो काफ़ी परेशान और चिंतित है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सोठौली ग्राम निवासी रमाशंकर पुत्र राजाराम तिवारी अपने विकलांग पुत्र के साथ अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर खेती-बाड़ी तथा मजदूरी करके किसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। गरीबी के कारण उन्होंने बताया कि वो बिजली का कनेक्शन भी नहीं लिए हुए हैं, बावजूद इसके बिजली विभाग द्वारा 1,70,000 रुपये का बिल बताने पर उनकी रातों की नींद पूरी तरह हराम हो चुकी है। रमाशंकर तिवारी का कहना है कि हमने कनेक्शन कभी लिया ही नहीं, तो बिल कहां से आ रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस संबंध में हल्का के जेई राजकुमार से बात करने पर उन्होंने बताया, बहुत पुराने लेजर में उनका नाम अंकित है। दूसरी ओर एसडीओ लालगंज ने बताया, मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर पीड़ित ने कनेक्शन नहीं लिया है तो प्रक्रिया के तहत काम करने पर जांच के उपरांत उनकी बिल माफ भी हो सकती है। आपका नाम? रमाशंकर तिवारी। हाँ। पिता का नाम? पिता का नाम राजाराम। हाँ। आपकी बिल कितना आई है? 1,70,000। आपने कनेक्शन लिया है? नहीं। हाँ। कनेक्शन नहीं लिए, बिना कनेक्शन लिए बिल आ गई? हाँ, बिना कनेक्शन लेने बिल आ गई। हाँ। और हमारी गरीबी, हमारे 2 बच्चे, एक बहू है, एक बेटा है, वो जो है विकलांग हैं 100%। हाँ। और हमारे पास जो है ज़मीन वही 10 हिस्सा ज़मीन है खाली, और 10 हिस्से में हम बच्चे के दिलावें कि ये सब बवाल हमारे ऊपर बार बार 2 बार 10 दे दिए आके अनायास, जबकि हम कनेक्शन धार नहीं हैं। हम गरीबी में अपने बच्चों को दिलाने में परेशान हैं। हमारी गरीबी से कहीं नौकरी चाकरी है नहीं। बेटा जो है विकलांग है, मिठाई की दुकान पर करता है। सीएचसी इंचार्ज लालगंज डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा, कोरोना वैक्सीन है, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है कोई साइड इफेक्ट। लालगंज में कोरोना वैक्सीन का पहला टीकाकरण 16 जनवरी को हो चुका है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया था। इस टीकाकरण में 100 के सापेक्ष केवल 65 लोगों ने टीकाकरण कराया था। आज शुक्रवार को दूसरे दौर का टीकाकरण होना है। इसी क्रम में लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने सभी चिन्हित लोगों से अपील की है कि वैक्सीन का पहला टीका उन्होंने स्वयं लगवाया है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देते हुए आज शुक्रवार को जिन 100 लोगों का टीकाकरण होना है, वो सभी निर्भीकता पूर्वक टीकाकरण कराकर 100% लक्ष्य पूरा करने में सहयोग करें। मैं डॉक्टर मनोज
कुमार, अधीक्षक CSC लालगंज में पोस्ट हूँ और हम 16 तारीख को पहला जो शुभारंभ था कोविड वैक्सीन का, वो पहला टीकाकरण हम किए हैं, हमारे थ्रू लगा है, हमको लगा है और अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। और जो रूटीन वाला काम है वो हम कर रहे हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ आज तक। और जनता से अपील है और जो जिनकी लिस्ट सूची बन के आ रही है, जो अभी कल हमारे यहाँ 100 लोगों की सूची आ रही है, उनसे अपील है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और कम से कम 100% टीकाकरण का लक्ष्य। कलीचाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत की गई आवश्यक बैठक, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर हुई चर्चा। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के कलीचाबाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान के तहत एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस लालगंज के ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, मौजूदा सरकार कृषि कानून को लेकर किसानों को पूरी तरह भ्रमित कर रही है। यह कानून किसी भी प्रकार किसानों के हक में नहीं है। उन्होंने कहा, आगामी महीने में प्रियंका गांधी का जिले में दौरा होना तय है। सभी कार्यकर्ता उसे सफल बनाए जाने के लिए अभी से मेहनत करें। इस अवसर पर न्याय पंचायत कलीचाबाद सचिव राकेश गुप्ता, न्याय पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, हेमंत चौरसिया, प्रीतम सिंह, त्रिभुवन सिंह, संजय सिंह, रोहित चौरसिया, नीरज गौड़, लवकुश चौहान, प्रशांत सिंह, सत्यप्रकाश सिंह सहित आदि लोग उपस्थित रहे। CHC लालगंज में आज दूसरे चरण में कोविड-19 का 53 लोगों को आज किया गया टीकाकरण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज दूसरे चरण में कोविड-19 का 53 लोगों को टीकाकरण किया गया। इससे पूर्व 16 जनवरी को पहले चरण में लालगंज में 65 लोगों का टीकाकरण हुआ था। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाया गया था। 100 में से 65 लोगों का ही टीकाकरण होने पर शुक्रवार को टीकाकरण के दूसरे दौर में 53 लोगों का टीकाकरण ही हो सका। जबकि इस संबंध में लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार ने सूची में शामिल लोगों से अपील भी की थी कि वे स्वयं यहां पहला टीकाकरण करा चुके हैं। इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। किसी भी अफवाह को नज़रअंदाज करते हुए शुक्रवार को टीकाकरण के लिए चिन्हित किए गए सभी 100 लोगों को साहसपूर्वक टीकाकरण कराना चाहिए ताकि 100% लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। लेकिन आज शुक्रवार को भी 53 लोगों का ही टीकाकरण हो सका। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, तीसरे चरण का टीकाकरण 28 और 29 जनवरी को होगा।